Assalamualaikum. Welcome to Psychology video series presented by Rahman Institute of Humanism. This is Muhammad Usman bin Tahir, founder of Rahman and student of clinical psychology. This is the sixth lecture of psychology video series जो कि है oppositional defiant disorder पे यानी ODD. लास्ट लेक्चर हमने किया था intellectual disability पे. ये बड़ा छोटा सा मुख्तसर सा टॉपिक है. स्लाइड्स आपको यकीनन मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है. तो चलते हैं ODD की तरफ. सो ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर अगेन डिसऑर्डर है. DSM-5 को कंसल्ट करेंगे, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखेंगे और देखेंगे कि ये किसके अंडर आता है. तो सबसे पहले ये DSM-5 में चाइल्डहुड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के अंडर एक डिसऑर्डर आता है जिसको कहते हैं ODD यानी कि ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर. अभी अगर आप इसको ज़रा ब्रेक डाउन करें तो ओपोजिशनल का क्या आपको लगता है लफ्ज़ी मतलब है? ओपोजिशनल का मतलब है गोइंग अगेंस्ट, किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना, किसी बात के अगेंस्ट जाना, किसी भी कंटेंट के अगेंस्ट जाना. डिफाइंड वेयर एज किसी बात को, किसी बंदे को, किसी चीज़ को, किसी बड़े को डिसओबे करना, साथ ही साथ रिवेंज फीलिंग रखना, विंडिक्टिव फीलिंग रखना इज़ डिफाइंड. तो ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, इसकी अगर हम साइकोलॉजिकल डेफिनेशन को पढ़ें तो कहते हैं जी कि इट डिस्प्लेज अ पैटर्न ऑफ एन एंग्री और क्रैंकी मूड. ठीक है. उसके बाद डिफाइंड एंड बिहेवियर दैट इज़ विंडिक्टिव. ये 2 से 3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि इस ODD में क्या आ रही हैं. ठीक है. एंग्री क्रैंकी मूड, डिफाइंड और कम्बैटिव बिहेवियर, विंडिक्टिवनेस टूवर्ड्स पीपल इन अथॉरिटी. इससे क्या होता है, आपकी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा, डेली रूटीन को इफ़ेक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, आपकी फैमिली में भी और आपके स्कूल में भी. ये था एक इसका जनरल सा ओवरव्यू. अब इसमें मज़ीद इसकी सिम्टम्स को और ट्रीटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं और इसमें होता क्या है. अकॉर्डिंग टू DSM-5 पब्लिश बाय APA, इसने DSM-5 ने 3 मेन इसको डिवाइड कर दिए सिम्टम्स में. पहला क्या है जी कि एंग्री एंड इरिटेबल बिहेवियर. इसमें क्या आएगा कि जो बच्चा है वो बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज़ कर जाता है, बड़ी आसानी से अपना टेम्पर लूज़ कर जाता है, शदीद गुस्सा आता है और जो टेम्पर टॉन्ट्रम्स हैं वो बड़े रिपीटेडली होते हैं, फ्रीक्वेंटली होते हैं. ठीक है. और इसके बाद जो है रिसेंटफुल बिहेवियर होता है इनका. ये हमेशा अपने जहन में उस तरह की फीलिंग रखते हैं कि यार इरिटेबल और बिटरनेस फीलिंग होती है हमेशा. तो दिस इज़ कॉल्ड रिसेंटफुल. उसके बाद सेकंड है आर्गुमेंटेटिव एंड डिफाइंड बिहेवियर. जैसा कि मैंने आपको डिफाइंड पहले भी बताया, इसके अंदर क्या है, वो अपने जितने एल्डर्स हैं, पीपल इन अथॉरिटी है, उनके रूल्स, रेगुलेशंस, इनफैक्ट रिक्वेस्ट को भी मानने से इनकार कर देते हैं. एक्सेसिव आर्गुइंग होती है, बिला वजह की बहस होती है और ज़्यादातर बड़ों के साथ होती है, एडल्ट्स के साथ होती है, या वो लोग जो अथॉरिटी में होते हैं, उनसे बड़े होते हैं, उनसे थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, उनके साथ एक्सेसिव आर्गुइंग होती है. उसके अलावा हमेशा उनकी इंटेंशन रहती है कि वो अपने सिबलिंग्स को, अपने बड़ों को, दूसरों को, उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको अनॉय करें, और ये ख़ुद भी बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे लोगों से, कंटेंट से अनॉय हो जाते हैं. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने ODD में याद रखना है इसके सेकंड सिम्टम में, कि ये हमेशा वो ब्लेम गेम करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेते, अपनी गलती कभी भी नहीं मानते, हमेशा अपनी गलती किसी और के ऊपर डालते हैं, ब्लेम करते हैं. उसके बाद है जी लास्ट विंडिक्टिव बिहेवियर. विंडिक्टिव बिहेवियर में जैसे कि नाम से पता लग रहा है, विंडिक्टिव है, रिवेंजफुल है, स्पाइटफुल है. उसके अलावा हमेशा दूसरों को अपसेट करने के चक्कर में रहते हैं, रिवेंज लेने की हमेशा इंटेंशंस होती हैं कि यार अच्छा छोटी छोटी बात पे भी मैंने बदला लेना है. उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है कि इनकी लैंग्वेज में स्वेरिंग होती है, फहाशी होती है, और ये लोग जो कहते हैं ना कसम खाते हैं हर बात पे, और ऑप्शंस लैंग्वेज होती है इनकी. ठीक है. और जब ये अपसेट होते हैं तो ये इस तरह के अल्फाज कह जाते हैं जिससे अगला काफ़ी हर्ट होता है. वो हेटफुल भी होते हैं, हर्टफुल भी होते हैं और मीन भी होते हैं. दिस वाज समथिंग ODD, थोड़ा सा कह लें आप या वृत्त से कह लें. रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किस वजह से ये होता है, 5 मेन चीज़ें जो कि अभी तक जितने साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको आप समझ लें कि एक थ्रेशोल्ड बनाया कि यार ये 5 चीज़ें इसके इर्द गिर्द चीज़ें घूम रही हैं. पहली है ब्रेन केमिस्ट्री, अदर ब्रेन डिफरेंसेस, फैमिली हिस्ट्री, टेम्परामेंट एंड पीयर्स. ब्रेन केमिस्ट्री, हाउ इट कैन बी अ रिस्क फैक्टर.
ज़रा देखिएगा, आप याद करें बायोसाइकोसोशल ज़रा ज़हन में लेके आएँ, और इनिशियली हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़ने का क्या मकसद था? दिस इज़ नॉट अ बायोलॉजी क्लास, लेकिन फिर क्यों हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े? इसीलिए पढ़े क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? तो उसकी वजह से एक ये डिसऑर्डर ओडीडी भी होता है, ठीक है? और जिन लोगों को ओडीडी हो जाता है, ये चांसेस भी होते हैं और ये केसेस में देखा भी गया है कि उनको एडीएचडी भी हो जाता है, उनको लर्निंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं, उनको डिप्रेशन होने के चांसेस भी हैं, उनको एंजाइटी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस भी हैं। अदर ब्रेन डिफरेंसेस में इंजरी आ जाती है कि किसी मेजर पार्ट आपका ब्रेन, आपने लोब्स भी पढ़े थे, आप रिलेट कर जाएँ, आप चीज़ों को देखें तो इंजरी हो गई खुदा ना खास्ता कहीं पे, तो उससे भी आपको ओडीडी हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री में क्या आएगा? फैमिली हिस्ट्री में कि कोई आपको कोई फैमिली में किसी को मूड डिसऑर्डर्स तो नहीं है, किसी को कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है, पेरेंटिंग स्टाइल्स कैसे हैं, पेरेंट्स का आपस में रिलेशन कैसा है, बहुत इफ़ेक्ट करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या ये बिहेवियर लर्नड बिहेवियर तो नहीं है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक मदर खाना लेके आई है बच्चे के पास, किसको खाओ, और वो नहीं मान रहा खाने के लिए, वो रोने लग गया, वो कहता है जी कि मुझे पहले फ़लाँ टॉय देंगे तो मैं खाना खाऊंगा, तो उसके शदीद रोने पे उसकी वालदा ने उसको वो दे दिया और फिर उसने खाना खा लिया। तो नेक्स्ट टाइम उसने ये लर्न कर लिया बिहेवियर, अब वो हमेशा यही करेगा जब भी उसने वो लेना होगा। तो आपने भी देखना है कि क्या ये जो ओडीडी सिम्टम शो हो रहा है, क्या ये लर्नड बिहेवियर तो नहीं है, ठीक है? ये रिस्क फैक्टर्स थे इसके। ट्रीटमेंट क्या साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं और अभी तक जो करते आए हैं, एक मेडिकेशन है, ठीक है, जो साइकेट्रिस्ट करता है। नंबर 2 इज़ साइकोथेरेपी, नंबर 3 इज़ फैमिली थेरेपी। तो जो प्रायोरिटी पे इस वक्त साइकोलॉजिस्ट रखते हैं वो साइकोथेरेपी है, जिसमें आप बच्चों को काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, एक्सेसिव कोपिंग स्किल्स दी जाती हैं, सोशल स्किल्स दी जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी, जिसके अंदर आपके कॉग्निशन को रीशेप किया जाता है। उसके बाद फैमिली थेरेपी है। फैमिली थेरेपी में पेरेंट मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उसको पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग देते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल्स डिस्कस किए जाते हैं कि पेरेंट्स इस वक्त किस स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, वो कहाँ पे फॉल करते हैं, वो सारा आप पेरेंटिंग स्टाइल अपने जहन में अगर लेके आएँ तो इंशाल्लाह उस पर भी एक लेक्चर पूरा करेंगे। और मेडिकेशन क्या है जी, कि आपको जितना भी इम्पल्सिव बिहेवियर आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशन है। सो दिस वाज सम हाउ द ओडीडी। इतना कोई ना ख़ास बड़ा है ना बहुत छोटा है, बड़ा एवरेज सा है ये, इसको समझ लें। बाकी जिस तरह फ्यूचर में केसेस देखेंगे पढ़ेंगे, ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी प्रैक्टिकली।